हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बफर सॉल्यूशन। जैसा कि पहले बतलाए थे, वीक एसिड के बारे में बतलाए थे, वीक बेस के बारे में बतलाए थे। इसके पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब बतला चुके हैं। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो बफर सॉल्यूशन resist change in pH, delta pH after addition of a small amount of acid or base. Buffer solution also resist change in pH after dilution. बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड कर दे तो पीएच में चेंज बहुत ही कम होगा, स्लाइटली पीएच में चेंज होता है। यानी कह सकते हो कि जो चेंज इन पीएच होगा, डेल्टा पीएच का वैल्यू होगा वो टेंड्स टू जीरो, कंप्लीट जीरो नहीं हो पाता लेकिन टेंड्स टू जीरो के करीब होगा, यानी वेरी वेरी लेस होगा डेल्टा पीएच का वैल्यू। जैसे मान के चलो हमारे पास प्योर वाटर दिया हुआ है, प्योर वाटर, जैसा कि जानते हो कि प्योर वाटर होगा और टेम्परेचर का वैल्यू होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो इस कंडीशन पर इसका पीएच का वैल्यू कितना होगा? इट्स पीएच इज इक्वल टू 7, क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ये प्रोड्यूस करेगा H+ और OH-। मान लो कि हमारे पास 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर प्योर वाटर दिया हुआ है, और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग NaOH का एडिशन कर रहे हैं, और NaOH का मोल कितना है? तो 10⁻⁻² मोल दिया हुआ है, इतना मोल NaOH को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मोल तो सेम रहेगा 10⁻²। एज्यूम करो कि वॉल्यूम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH। NaOH के एडिशन करने के बाद कोई फर्क वॉल्यूम में नहीं हुआ, तो पहले 1 लीटर का है और अभी यहाँ पर क्या रह गया? 1 लीटर, यानी अब यहाँ पर सोल्यूट मिल गया, तो ये बनेगा 1 लीटर सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि NaOH का मोलरिटी कितना होगा। तो मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10⁻² बाई वॉल्यूम, 1 लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मोलरिटी हो जाएगा 10⁻² m। तो OH- का मोलरिटी कितना होगा ये निकाल सकते हो, 10⁻² m। तो यहाँ से pOH का वैल्यू कितना होगा ये निकाल सकते हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻², और pOH का जो वैल्यू होगा ये वैल्यू बराबर आ गया 2। तो यहाँ से हम लोग pH निकाल सकते हैं, pH का वैल्यू हो गया 12। तो देखो पहले pH कितना है? 7 है, इसको हम लोग pH1 मान सकते हैं, और अब pH का वैल्यू कितना हो गया? इसको pH2 बोलेंगे, ये 12 pH हो गया। तो इसमें देखेंगे चेंज इन pH कितना हो गया, तो डेल्टा pH का वैल्यू 12 - 7, ये 5 चेंज आ गया। देखो pH में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि प्योर वाटर बफर नहीं है और NaOH मिलाने के बाद भी बफर नहीं बन रहा है।
तो अगर जनरल अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, चाहे प्योर सॉल्वेंट हो, और उसमें हम लोग एसिड मिलाएं और बेस मिलाएं, तो पीएच में जो चेंज आएगा वो बहुत बड़ा पीएच में चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये बफर सॉल्यूशन होता और हम लोग इसमें एसिड मिला देते या बेस मिलाते, तो जो यहाँ पर चेंज इन पीएच का वैल्यू है ये बहुत ही कम आता। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिलाएंगे तो पीएच में चेंज बहुत ही कम होगा, वो पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पीएच चेंज को रोकेगा। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा और बफर सॉल्यूशन कैसे वर्क करेगा, किस किस प्रकार का बफर सॉल्यूशन होगा, ये सब देखेंगे। देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बफर सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। Buffer solutions are of two types. First is acidic buffer, and second is basic buffer. देखो एसिडिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर क्या होगा। तो एसिडिक बफर में क्या मिला हुआ रहेगा, तो एसिडिक बफर कंटेन्स वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट, और बेसिक बफर में क्या होगा, तो वीक बेस प्लस इट्स साल्ट। देखिए करके हम लोग पढ़ेंगे पहले एसिडिक बफर के बारे में और उसके बाद बेसिक बफर के बारे में। देखो जैसा बतलाया कि एसिडिक बफर कंटेन्स वीक बेस एंड इट्स साल्ट, वीक बेस, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है और इसी का साल्ट प्रेजेंट हो, जैसे सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, तो हम लोग को पीएच निकालना होगा। पीएच का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास बेंजोइक एसिड दिया हुआ है और इसके साथ साथ सोडियम बेंजोएट दिया हुआ है, निकालना होगा पीएच का वैल्यू। हमारे पास HCN दिया हुआ है और यहाँ पर NaCN दिया हुआ है, निकालना होगा। H2CO3 दिया हुआ है, कार्बोनिक एसिड प्लस NaHCO3 दिया हुआ है, ये भी वीक एसिड है और इसी का साल्ट है। मान लो कि इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू, ये सब जो दिया हुआ है वीक एसिड, इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू C1 दिया हुआ है और जो इसका साल्ट दिया हुआ है इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू C2 दिया हुआ है। ऐसे इसके लिए बुक में रेडीमेड फार्मूला भी लिखा रहता है पीएच निकालने के लिए, और वहां पर इस प्रकार का फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग हैं, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, लेकिन हम लोग समझेंगे कि किस फॉर्म में डेरिवेशन होगा और ये कैसे वर्क करेगा। पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। तो एक्चुअली यहाँ पर एसिडिक बफर में यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, और इसके द्वारा हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे जिसमें कि वीक एसिड होगा और इसी का साल्ट प्रेजेंट होगा और उसके बाद हम लोग पीएच निकालेंगे।
अब देखो हमारे पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एटिविक एसिड, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट दिया हुआ है सोडियम एसीटेट। इसका कंसेंट्रेशन C1 है और इसका C2 है। अगर यहाँ पर सोडियम एसीटेट की जगह पर अगर एसीटेट आयन भी दिया हुआ रहेगा तो बात देखिए कोई फर्क नहीं, Na+ का कोई रोल नहीं होगा। ये पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि Na+ का नेचर कैसा होगा, तो Na+ इज न्यूट्रल इन नेचर। बताए थे कि स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो भी केटायन मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास क्या है, वीक एसिड है और इसका साल्ट है, यानी वीक एसिड है और इसका एनायन है, तो इसके द्वारा हमको पीएच निकालना होगा। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सोडियम एसीटेट हमारे पास है, पहले इसका फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। ये 100% डिसोसिएट कर रहा है और ये 100% डिसोसिएट करेगा। ध्यान देना कि नेचर में कोई भी साल्ट हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, वो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा एक्सेप्ट प्रेसिपिटेटेड साल्ट, यानी जिसका प्रेसिपिटेशन होगा, लाइक AgCl, PbSO4, BSO4, ये सब 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। उसके अलावा कोई भी साल्ट हो, एसिडिक बेसिक कुछ भी हो सकता है, वो 100% डिसोसिएट करेगा। तो इसका कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना है, तो इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू हमारे पास कितना है, C2 दिया हुआ है 0,0। ये बिफोर डिसोसिएशन है, आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा 0, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C2। Na+ कैसा नेचर का है, Na+ इज न्यूट्रल इन नेचर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी है, तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर रहा है एसीटेट आयन और H+। यहां पर हम लोग लिखेंगे बिफोर डिसोसिएशन C1 0,0, आफ्टर डिसोसिएशन और एट इक्विलिब्रियम तो C1 माइनस C1 अल्फा, यहां पर हो जाएगा C1 अल्फा, यहां पर C1। अब ध्यान दो कि अगर हम लोग पहले यहां पर डिस्कस किए थे कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि H+ कॉमन आयन जैसा हो रहा था। जैसे अगर यहाँ पर HCl होता तो यहाँ पर क्या मिलता, Cl- और यहाँ पर H+ मिलता तो H+ कॉमन आयन होता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसीटेट आयन इज कॉमन आयन। कॉमन आयन का मतलब सेम टाइप्स ऑफ आयन को हम लोग कॉमन आयन बोलेंगे। इट इज सेम टाइप्स ऑफ आयन, सेम टाइप्स ऑफ आयन इज नोन एज कॉमन आयन। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का है और जैसे ही एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन इसमें बढ़ेगा ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सेम टाइप्स ऑफ आयन होने के चलते ड्यू टू कॉमन आयन Ci ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यानी कह सकते हो कि अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो इसका डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा, तो कह सकते हो रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसके चलते क्या होगा कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड सप्रेस्ड मीन्स घटना, और इसी को हम लोग बोलते हैं CI इफेक्ट। CI इफेक्ट का मतलब क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का है, ऊपर से एसीटेट आयन है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। जैसे कि HCl दिया हुआ था तो H+ कॉमन आयन मिल रहा था, H+ के चलते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो जैसा कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का था उसी प्रकार का कंडीशन वीक एसिड और साल्ट का है। देखो अगर अलग अलग दिया रहता, केवल एसिटिक एसिड होता तो वीक एसिड का प्रॉब्लम था, अगर सोडियम एसिड दिया हुआ रहता तो आगे पढ़ेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम होगा, लेकिन दोनों अगर मिल गया तो ये बफर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग को ये पता करना होगा कि यहाँ पर H+ कितना मिलेगा, और अगर हम लोग H+ निकाल लेते हैं तो इजीली हम लोग pH का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इस रिएक्शन में देखना है कि जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन है। तो इक्विलिब्रियम को पार्टिसिपेट कर रहा है
और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, Ka है। K का मींस क्या हो गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K। यहां पर हम लोग लिखेंगे एसीटेट आयन और H प्लस, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड। अब यहां पर देखो एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन, H प्लस का कंसेंट्रेशन, H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा, और उससे हम लोग किस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है सब, एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू C2 प्लस C1 अल्फा, और H प्लस कितना है, तो H प्लस इज इक्वल टू C1 अल्फा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन कितना है, तो इट इज C1 माइनस C1 अल्फा। अब देखो बतला चुके हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये डिसोसिएट काफी कम करेगा। इसका मींस क्या होगा कि प्लस और माइनस में स्मॉल वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। देखो C1 अल्फा भी छोटा वैल्यू है, यहाँ पर भी छोटा वैल्यू है, भी छोटा वैल्यू, लेकिन ये प्लस के फॉर्म में है। तो प्लस अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको निगलेक्ट करेंगे, माइनस रहेगा इसको भी निगलेक्ट करेंगे। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2 C1 अल्फा, यहाँ पर इसका मीन्स क्या होगा कि C2 का जो वैल्यू होगा फार ग्रेटर देन C1 अल्फा होगा। तो C2 प्लस C1 अल्फा अप्रोक्सीमेटली C2 के बराबर हो जाएगा। C1 का वैल्यू फार ग्रेटर देन C1 अल्फा, तो यहाँ पर C1 माइनस C1 अल्फा, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा हम लोग के पास, अल्फा का रिलेशन आ जाएगा कि अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर है। तो अल्फा इज इक्वल टू K बाई C2, K बाई C2। तो यहां से मिल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका है, वीक एसिड का है। K किसका है, वीक एसिड का, और C2 किसका है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट का कंसेंट्रेशन। हम लोग को ये पता करना है कि pH का वैल्यू कितना होगा, और जैसा वे कि देख रहे थे कि pH का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को H प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना होगा, और H प्लस का कंसेंट्रेशन हम लोग के पास कितना है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C1 अल्फा, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहाँ पर C1 अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो K बाई C2, H प्लस का कंसेंट्रेशन हो गया। और जब H प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा तो हम लोग pH का वैल्यू निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, और H प्लस की जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो K और C1 बाई C2, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हो आगे माइनस लॉग K प्लस लॉग C1 बाई C2, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K, और फिर माइनस यहां पर लिखेंगे लॉग C1 बाई C2। जैसा जानते हो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K को हम लोग PK बोलते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव की जगह पर प्लस लॉग C2 बाई C1। तो ये क्या हो गया, pH का वैल्यू। तो यही इसका डेरिवेशन था कि pH इज इक्वल टू PK लॉग C2 बाई C1। C2 किसका कंसेंट्रेशन था, तो इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, एंड C1 किसका कंसेंट्रेशन था, इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर जो C2 कंसेंट्रेशन है एक्चुअली ये वीक एसिड है, और इसी का कंजुगेट बेस है। जैसे देखो अभी हम लोग जो कंडीशन लिखे थे, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग एसीटेट आयन बाई एसिटिक एसिड। तो देखो ये वीक एसिड है और इसी का एक कंजुगेट बेस है, इट इज वीक एसिड,
एंड इट्स कंजुगेट बेस। तो हम लोग, और पीके किसका है, तो पीके दिया हुआ है वीक एसिड। तो जब भी एसिडिक बफर होगा तो एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड और उसका साल्ट प्रेजेंट होगा। और हम लोग दो प्रकार का प्रॉब्लम इसमें पूछा जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू K/C2 लिखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, और यहाँ पर पीएच का वैल्यू निकालना होगा, तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड और वीक एसिड और उसी का कंजुगेट बेस। इसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, पीएच हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो एक प्रॉब्लम इसमें देखते हैं। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि सॉल्यूशन contains 10 to the power minus 2m acetic acid and 10 to the power minus 2m sodium acetate. Calculate pH of this solution. इस सॉल्यूशन का pH का वैल्यू कितना होगा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है pK ऑफ एसिटिक एसिड, pK ऑफ एसिटिक एसिड ये वैल्यू 4.7। देखो वीक एसिड और इसी का साल्ट दिया हुआ है। एक्चुअली एसिटिक एसिड का जो K का वैल्यू होता है, ये K का वैल्यू होता है 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 और log 1.8 इसका वैल्यू 0.26। तो हम लोग पीके का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पीएच का वैल्यू अगर निकालना है तो देखेंगे पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड, और पीके का वैल्यू कितना है 4.74 प्लस लॉग साल्ट 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2, log 1 आ जाएगा, log 1 का वैल्यू 0, तो pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.74। और pOH का वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4.74, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.26। तो हम लोग pH और pOH दोनों निकाल सकते हैं। अगर इसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, अल्फा का वैल्यू देखो K का वैल्यू दिया हो 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, और साल्ट का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है तो 10 टू द पावर माइनस 2m, इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट 10 टू द पावर माइनस 2, तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसके बाद हम लोग इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 1 और ये हो गया 0.18 इतना परसेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया हुआ रहेगा बफर सॉल्यूशन का तो हम लोग देखेंगे उसमें कि वीक एसिड और उसका साल्ट दिया हुआ है। एक कंडीशन इसमें और भी आएगा कि पहले से वीक एसिड और साल्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, दो सॉल्यूशन को जब मिलाएंगे तो फिर वीक एसिड और साल्ट बन जाएगा। तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि जिसमें बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन दो तरीके से होगा। एक आ तो वीक एसिड और साल्ट मिला दें, चाहे ऐसा कंडीशन हो जिसमें दो स्पीशीज को मिलाएं और आफ्टर रिएक्शन वीक एसिड और साल्ट मिल जाए, तो भी बफर सॉल्यूशन हो। बफर सॉल्यूशन में ध्यान देना है कि ये जो एप्लीकेशन होता है कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। कॉमन आयन जैसे हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में पढ़ते हैं, आगे हम लोग सोलबिलिटी में भी पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। उसमें क्या होगा कि एक कंप्लीट डिसोसिएट होगा और एक पार्शियली डिसोसिएट करेगा। तो जो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग आयंस होगा उसका इफेक्ट दूसरे स्पीशीज पर होगा जो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है।